हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, आज मैं आपको तीसरा टॉपिक देने जा रहा हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने पहले वीडियो में सूचना का अधिकार के बारे में बताया, दूसरे में मैंने भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में बताया था। आज मैं इसी क्रम में आपको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, इसमें जो भी एस्पिरेंट यूके की तैयारी कर रहा हो या फिर यूके SSS की तैयारी कर रहा हो, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया और आने वाले दरोगा के एग्ज़ाम हो गए, तो उन सभी के लिए पीजीटी हो गया, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये टॉपिक आता है साथियों। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी पॉइंट्स में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये जो पॉइंट हैं ये परीक्षावाणी साथ ही साथ एम लक्ष्मीकांत को आधार बना के लिए गए हैं साथियों। ठीक है, जबकि एम लक्ष्मीकांत आप लोग जानते हो एक ऑथेंटिक बुक है। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। देखिए साथियों, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने 1857 में सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, ये परीक्षावाणी में दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी बेस्ड है वो। लेकिन एम लक्ष्मीकांत में 1919 का एक पद का सृजन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेना भाई। 1919 का भी है, पहली बार सृजन किया गया था। हो सकता है कि 1857 में पहली बार इसका सृजन किया गया हो, लेकिन 1919 में इसमें एक व्यापक रूप से इसके समर्थन की बात कही गई हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1935 में पुनः संरचना तैयार की गई थी। 1935 में जब पुनः संरचना इसकी तैयार की गई थी दोस्तों, तब इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक कैग का प्रावधान है। ठीक है, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन सा अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह भारतीय लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का मुख्य होता है। भाई, भारतीय लेखा परीक्षक या लेखा विभाग का मुख्य होता है। देखिए, भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी कि जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, उसमें एक नज़र रखने के लिए भाई कोई ना कोई अधिकारी तो होना चाहिए ना। तो एक अधिकारी होना चाहिए, तो फिर उसमें एक उसकी सपरीक्षा करने के लिए फाइनेंस की, या फिर कितना व्यय हुआ, कहाँ पे इसका व्यय गया, तो उस चीज़ का एक संपरीक्षा करता है जो ऑफिसर करता है, या फिर जो व्यक्ति करता है, वो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षा का लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण राज्य व केंद्र स्तर दोनों पे होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो नियंत्रण होता है दोस्तों, केंद्र व राज्य स्तर दोनों पे होता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इनके बारे में कहा है, कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, वो एक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, साथियों, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए साथियों, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण नहीं करता साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन ये गौर करना है इसमें, राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ये पद धारण नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि कोई अन्य अधिकारी करते हैं, जैसे महान न्यायवादी हो गया। ठीक, आइए, इसका जो वेतन है साथियों, इसका वेतन है 2,50,000। भाई, वेतन जो है 2,50,000 का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इसका वेतन है। ठीक है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इसका वेतन है वर्तमान समय में। यदि इसके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल है। ठीक है, इससे पहले भी राष्ट्रपति के नाम से भी ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। इससे पहले अगर इसको त्यागपत्र देना होता है तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हटाते कैसे हैं साथियों, इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है दोस्तों ये, और एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है साथियों, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। सेम उसी कंडीशन में, उसी आधार पे इसको भी हटाया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जाता है साथियों। ठीक है, मैंने बोला था आपसे, राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण नहीं करेगा, क्योंकि जिसको संसद के दोनों सदन साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाते हैं। अब मुख्यालय कहाँ पे है कैग का, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता क्या है भाई इसकी, कैग राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य
प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, ठीक है। कैग जो होता है केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे संसद के प्रत्येक पटल पर रखवाता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 151 में, ठीक है। अनुच्छेद सेम देखो 151 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 151 में क्या गया, अनुच्छेद 151 ए है, ठीक है, ए का ए। केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। और सेम कंडीशन अनुच्छेद 151 ए में भी है कि ये राज्य सरकार के लेखाओं के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल के पटल पे उनको रखेगा, ठीक है। सेम स्टेट में आर्टिकल सेम है, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है। आइए कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कैग क्या करता है, राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से हैं, पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ठीक है, पहला क्या है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरा क्या है, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। और तीसरा क्या है, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ठीक है। राष्ट्रपति उक्त तीनों रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाएगा। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है तथा इसके निष्कर्ष में से संसद को अवगत कराएगी, ठीक है दोस्तों। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। भाई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका गाइड या मित्र या मार्गदर्शक किसको कहते हैं, वो कहते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है। सेवानिवृत्त पश्चात सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा ये, ठीक है दोस्तों। मैंने सीधे मेन तथ्य दिए हैं, पॉइंट्स बताए हैं इसमें कि जब ये रिटायर हो जाएगा उसके बाद किसी भी सरकारी पद में नहीं रह सकता, ठीक है। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण नहीं करता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। वेतन क्या है भाई, वेतन संसद द्वारा इसका निर्धारण होता है। वेतन का निर्धारण कैसे होता है, संसद इसको निर्धारित करती है। कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जिस दौरान अगर दौरान ड्यूटी उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेगी, यानी कि जैसे वो अपने पद पे है तो उसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और जो इसका वेतन होता है दोस्तों भारित होता है, ठीक है, भारित होता है, भारत के संसद में भारित होता है दोस्तों। भारित का मतलब ये होता है कि संसद में इसके लिए मतदान नहीं होता है, ठीक है। भारित वेतन के लिए क्या होता है, संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। कैग अधिनियम 1971, भाई एक अधिनियम आया था 1971 में, कैग अधिनियम, यानी कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा अधिनियम। इसमें क्या कहा गया है, इसमें इनके कर्तव्य और शक्तियाँ और सेवा शर्तें डिसाइड की गई थी, ठीक है। कैग अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कैग के कर्तव्य शक्तियों एवं सेवा शर्तों को किस अधिनियम, कब अधिनियम, कौन से अधिनियम, कब जो अधिनियम आया था वो कब आया था कैग के लिए, ये आया था 1971 में, ठीक है। वह किसी कर या शुल्क को शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। अनुच्छेद 279 में ऐसा कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 279 में इसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है, ठीक है दोस्तों। शुद्ध आगमों का अर्थ होता है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। वह राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। वो राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में दोस्तों क्या कर दिया, केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। छोटे छोटे शब्द हैं, इन शब्दों में आप लोग ध्यान रखना, जो बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं पेपर की, उनको इन शब्दों में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षक से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया, ठीक है। फिर से पढ़ देते हैं इस पॉइंट को हम। और राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। भाई राज्य सरकार के जो राज्य सरकार है उसके लेखाओं का संकलन भी कर रहा है, उनके लेखाओं का संकलन भी कर रहा है और अनुरक्षण भी करता है। लेकिन केंद्रीय स्तर के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण का कार्य से मुक्त कर दिया उसको, ठीक है, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अर्थात इसको मतलब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार तो लेखाओं का संकलन करेगा लेकिन केंद्र स्तर पर लेखाओं का संकलन नहीं करता है, ठीक है। सरकारी व्यय की तर्कसंगतता, निष्ठा और मितव्ययिता की जांच भी ये करता है, ठीक है दोस्तों। कैग का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निकासी पर इसका कंट्रोल नहीं है,
अगर हम कैग का ब्रिटेन के कैग से तुलना करें भारत की, जबकि वहाँ पे नियंत्रण है उसका। भाई जब इसमें क्या है कि भारत के संचित निधि से कोई मैंने धन निकाल दिया है, तो निकालने के बाद वो धन कहाँ पे खर्च हुआ और वो अच्छी जगह गया या फिर कहीं इसका उस धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, तो उस चीज़ की ये संपरीक्षा करता है इंडिया में, ठीक है। जबकि ब्रिटेन का कैग जो है दोस्तों, उसको धन निकासी के लिए उससे सहमति लेनी पड़ती है, यानी कि वो ब्रिटेन का जो कैग है भारत के कैग से बहुत ज़्यादा उसको शक्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। 1968 में कैग कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1968 में, ठीक है। ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी, लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। जो कैग है कैग के कार्यालय के अंग के रूप में की गई थी। पॉल एच एपल्बी ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टें दी थी दोस्तों। कैग की भूमिका की कड़ी आलोचना की थी दोस्तों। पॉल एपल्बी ने बोला था कि इसकी कड़ी आलोचना की इसने, ठीक है। पॉल एपल्बी दोस्तों भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट देता है, भूमिका में इसकी कड़ी आलोचना करता है और कहता है कि भारतीय लेखा परीक्षा में उसने क्या क्या आलोचना की। जैसे भारत में कैग का जो कार्य है दोस्तों, वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में बोला उसने, जो ब्रिटिश शासन की देन है, इसको इन्होंने नहीं माना। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि आज जो कैग है निर्णय लेने और काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है दोस्तों। बोला लेखा परीक्षा का दमनात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। बोला संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व में बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, बोलते हैं ये। और साथ ही साथ इन्होंने कैग के कार्यों को परिभाषित करने में विफल करती है। बोला इन्होंने जो कैग है संसद के कार्यों को परिभाषित करने में ये विफलता देता है, जैसा कि संविधान में उसकी अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों पॉल एपल्बी बोलते हैं कि कैग भारत में नहीं होना चाहिए। जो एपल्बी आए उन्होंने बोला कि कैग का इन्होंने कड़ी आलोचना की थी, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कैग से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों। कैग से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? पहला है अनुच्छेद 148। भाई अनुच्छेद 148 से कैग का प्रावधान 148 से 151 तक है, ठीक है, 151 तक। तो पहला है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा, 148 में ऐसा कहा गया है। 149 में क्या है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ दी गई। दोस्तों जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, इसमें जो वो दिया गया है आर्टिकल्स दिया गया है वो 151 दिया गया है, नियंत्रण महालेखा शक्तियाँ, लेकिन उसमें गलत दिया गया है। लेकिन लास्ट में एम लक्ष्मीकांत के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें इसको सही दिया गया, क्योंकि मैंने NCERT में देखा दोस्तों ये 149 ही है, ठीक है। यानी कि 149 में क्या है? कैग के परीक्षण, उनके कैग के कार्य और शक्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 150 में क्या है? 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार है, ठीक है। 150 में क्या है? संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार। 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन, ठीक है। 151 में क्या है? अंकेक्षण प्रतिवेदन। और 148 एक में क्या है दोस्तों? हटाया उसी तरह से जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 148 2 में क्या है? उसके शपथ। दोस्तों ये शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष और अनुसूची 3 के अनुरूप ये शपथ लेता है, ठीक है दोस्तों। अनुसूची जो 3 है, शपथ का प्रावधान हमारी अनुसूची में 3 में, तो उसके तहत ही क्या लेता है? शपथ लेता है। 148 4 में क्या है दोस्तों? सेवानिवृत्त के पश्चात सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 148 4 में कहा गया है। एक बार फिर से हम इसका रिविजन कर लेते हैं। 148 में भारत का कैग हो गया, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कार्य और शक्तियाँ कितने में होगी? 149 में, ठीक है। संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार किसमें है? संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार हैं वो अनुच्छेद 150 में है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुच्छेद 151। 148 1 में क्या है? हटाया उसी आधार पर जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। और 148 2 में क्या है? शपथ कैसे धारण करेगा वो बताया गया है। 148 4 में क्या है? शपथ सेवानिवृत्त के पश्चात वो किसी भी सरकारी पद पे आसीन नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र तथा मार्गदर्शक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कैग जो होता है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है दोस्तों। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप जानते होंगे। टोटल उसके 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है दोस्तों, वो
मार्गदर्शक माना जाता है कैग को उसका। ठीक है दोस्तों। कैग, अब देखिए कैग ए चंद्रा को तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये भी एक पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट। भाई कौन सा कैग था जिस जो जो तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको ए चंद्रा। ठीक है दोस्तों, ये ए चंद्रा थे दोस्तों, ये दूसरे नंबर के महालेखा परीक्षक थे दोस्तों। ठीक है, पहला जो कैग था वो 1952 से, ठीक है 1952 से, ठीक है 1952 से, सॉरी 1948 से। पहला कैग जो था दोस्तों उसका कार्यकाल जो था 1948 से 1954 तक लगभग था। तो पहले कैग उसके बाद जो दूसरे कैग थे ए चंद्रा, तो ए चंद्रा जो थे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। और साथ ही साथ कैग को लोक नीति का अभिभावक भी कहा जाता है। ठीक है, कैग को क्या कहा जाता है, लोक नीति का अभिभावक भी कहा जाता है। भाई क्वेश्चन पूछ सकता है लोक नीति का अभिभावक किसको कहा जाता है, तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों भारत के कैग की लिस्ट, कौन कौन से कैग हैं। फर्स्ट है वी नरहरि राव। ठीक है, पहले जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के वो वी नरहरि राव थे। फिर दूसरे थे ए चंद्रा, तीसरे थे ए राय, चौथे थे एस रंगनाथन, पांचवे थे ए बक्सी, छठे थे ज्ञान प्रकाश। ठीक है, ये छठा यहाँ पे है ज्ञान प्रकाश। सातवें टी.एन. चतुर्वेदी, आठवें थे सी.जी. समैया। ठीक है, और नौवे कौन से थे वी के संगलू और 10वें थे वी.एन. कौल, 11वें थे विनोद राय, 12वें शशिकांत शर्मा, 13वें राजीव महर्षि और 14वें जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे दोस्तों। ठीक है, जे.एन.के के उपराज्यपाल भी रहे हैं ये। अभी वर्तमान समय में 14वें जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं दोस्तों। इनको सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो तब आपको ये पूरे याद करने पड़ेंगे। अगर आप एक प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो किसी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की या फिर उत्तराखंड या यूके ट्रिपल के अध्ययन, तो आप इनको पहला याद करिए, दूसरा याद करिए, तीसरा याद कर लीजिए और लास्ट के जैसे 13वां और 14वां याद कर लो। राजीव महर्षि 13वें नंबर के थे और अभी वर्तमान समय में जो कैग है भारत के वो नियंत्रण वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों